I believe we should start with today's session. So addition, subtraction, multiplication and division we did yesterday as well. मैं एक बार आपको फिर से उसको रिवाइज करवा देता हूं. So let us say we have two numbers 10 and 2. ठीक है. अब मुझे इनको ऐड करना है. तो ऐड करने के लिए हमने कल देखा था I can write out these values as well और मैं इनके रेफरेंसेस भी ले सकता हूं. तो इट्स ऑलवेज बेटर टू टेक द रेफरेंस सो दैट कि जब मैं रेफरेंस के वैल्यूज चेंज करूंगा तो मेरा आउटपुट, मेरा रिजल्ट भी चेंज हो जाएगा. सो हाउ टू ऐड दिस प्लस दिस विल गिव मी दिस रिजल्ट. सिमिलरली इफ वी वांट टू सब्ट्रैक्ट, यूज द ऑपरेटर ऑफ सब्ट्रैक्शन, देन C3 minus this. So here's the result. Multiply so is equal to C3 into D3 will give me a result this. Similarly, I can do the division also. Now एक चीज मैं एक्सेल यूज क्यों कर रहा हूं. एक तो बेनिफिट ये है कि जब मैं सेल रेफरेंसेस के थ्रू कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करता हूं तो मेरे पास ये फ्लेक्सिबिलिटी है. व्हेन आई चेंज द सेल रेफरेंसेस, उससे क्या होता है, मेरे आउटपुट भी चेंज हो जाते हैं. सो मैंने 2 को रिप्लेस कर दिया 5 से, तो मेरा एडिशन चेंज हो गया, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन. तो एक तो ये फ्लेक्सिबिलिटी मुझे मिल जो नॉर्मली मैं नहीं कर सकता हूं. ठीक है. दूसरी, अगर कुछ बड़ी बड़ी वैल्यूज हैं तो भी मेरा काम आसान हो जाता है. इट वर्क्स लाइक अ कैलकुलेटर फॉर मी. ठीक है. नाउ इससे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मेरे लिए होती है इसका ऑटोफिल फंक्शन, जो हमने पहले भी देखा हुआ है. ऑटोफिल फंक्शन. ठीक है. अब ऑटोफिल फंक्शन के अंदर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा. जैसे सपोज करिए 10 और 5 है मेरे पास एंड आई एम गोइंग टू ऐड दीज टू नंबर्स, or for that matter any operation I'm doing. Now I know मैं इसको, suppose अगर मेरे को एक सीरीज है मेरे पास, let us say 3 and 5 and I'm 4 and 5, अब मुझे इनको भी प्लस करना है. तो instead of writing the formula again and again I can copy this down. तो ये जो ऑटोफिल फंक्शन है वो इतना समझदार है कि वो ये देख लेता है कि जब मैं E6 के अंदर C6 और D6 को प्लस कर रहा हूं तो जब मैं नीचे जाऊंगा वो भी चेंज हो जाएगी. ठीक है. मैं उसको नीचे जाके चेंज कर दूंगा. आप देखिए जब आप ऊपर से नीचे वर्टिकली मूव करते हैं तो कॉलम सेम रहता है लेकिन रो चेंज होती जाती है. इन कॉलम C रो 6, रो 7, रो 8, रो 9, सिमिलरली कॉलम D. और अब एक चीज यहां पे देखिएगा, अब मैंने इसे क्लिक किया, अब मैं टॉप टू डाउन जाने के बजाय मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं. अब आपका रिजल्ट आ रहा है 20. इफ आई क्लिक ऑन दिस 20, आप फॉर्मूला बार के अंदर इसका फॉर्मूला देख सकते हैं. अब देखिए इसने क्या किया. When the result was 15, it was doing C6 plus D6. आप देखिए जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो रो सेम रहती है, कॉलम चेंज होता जाता है. रो विल रिमेन सेम एंड कॉलम चेंज होता जाएगा. अब एक्सेल अगेन इतना समझदार है, वो देख रहा है कि E6 के अंदर आप C6 और D6 कर रहे हैं, यानी कि उसके पहले वाले 2 कॉलम्स. तो जब मैंने इस फॉर्मूला को कॉपी किया राइट टू दिस, अब वो समझ गया कि अब F6 में आ गए हैं. यू आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, दैट मीन्स रो विल रिमेन सेम. सो अब उसने क्या किया, क्योंकि मैंने फॉर्मूला को एक कॉलम राइट में शिफ्ट किया तो उसने मेरे वैल्यूज को भी एक एक कॉलम राइट में शिफ्ट कर दिया. अर्लियर E6 के अंदर कीप ऑन लुकिंग इन द फॉर्मूला बार. अर्लियर E6 के अंदर इट वाज एडिंग C6 एंड D6. नाउ व्हेन आई मूव्ड ऑन, अब F6 के अंदर जो प्रीवियस 2 कॉलम्स हैं दे आर D6 एंड E6. गेटिंग माय पॉइंट. सपोज करिए मैं इस फॉर्मूला को कॉपी करता हूं और मैं इसको यहां पे प्लेस कर देता हूं. रिजल्ट क्या आ रहा है? 0. क्योंकि अब एक्सेल क्या समझ रहा है
अब एक्सेल ये समझ रहा है कि मुझे I6 के अंदर क्या करना है, J6 के अंदर मुझे क्या करना है, I और H को फिल करना है। तो देखिए जैसे ही आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो जब भी आप ऑटो फिल फंक्शन यूज करेंगे, सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, क्योंकि जब भी आप ऊपर से नीचे फॉर्मूला कॉपी करेंगे या लेफ्ट टू राइट फॉर्मूला कॉपी करेंगे, एक्सेल बाय डिफॉल्ट उनको मूव करता चलेगा। जितने रोज, जितने कॉलम्स आप मूव करेंगे, वो उनके करस्पॉन्डिंग जो आपके फॉर्मूला के अंदर रेफरेंसेस हैं, उनके करस्पॉन्डिंग उनको भी मूव करवा देगा। ठीक है, ये चीज हमें ध्यान देनी होगी। और अगर किसी केस में आप चाहते हैं कि वो मूव ना करे, तो आप उसको फ्रीज कर सकते हैं बाय यूजिंग अ डॉलर सिग्नेचर, जो हमने कल किया था। ठीक है, और शॉर्टकट की था उसका F4। हम अभी देखेंगे उसको कैसे वो हमें हेल्प करता है, बिकॉज नॉट एवरी टाइम आई वांट कि मेरा जो सेल रेफरेंसेस हैं वो मूव करे। इफ आई वांट देम टू मूव, आई कैन डू दैट, कोई इशू नहीं है, वो तो बाय डिफॉल्ट है। बट इफ आई वांट कि वो मूव ना करे, तो आई कैन फ्रीज देम अप। और फ्रीज करने के लिए मेरे पास जो तरीका है वो बहुत सिंपल होगा कि मुझे F4 फंक्शन की के थ्रू एक डॉलर साइन को उसमें इन्वॉल्व कर लेना है। ठीक है, और वो वैल्यू फ्रीज हो जाएगी, इट विल नॉट मूव। So these are some simple things with formulas. So now let's do some functions. ठीक है, इन ऑपरेटर्स के थ्रू हम कैसे बनाते हैं फॉर्मूला, वो मैं आपको बाद में सिखाऊंगा। मैं मेंशन कर देता हूं यहाँ पे पैरेंथेसिस। हमने ये बात पढ़ी थी यस्टरडे, वी सॉ ना कि जो एक्सेल है वो डी मास के रूल को फॉलो करता है, डिवीजन फर्स्ट, देन मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन। बट इफ यू वांट कि कुछ चीजें इस ऑर्डर के अगेंस्ट हों, यू वांट मल्टीप्लिकेशन टू हैपन फर्स्ट एंड देन डिवीजन, so you can define that in your formula by using a parenthesis. Parenthesis is nothing but a bracket. So if I say parenthesis, it means putting bracket in your formula, और वो accordingly फिर उनको प्रोसेस करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, हम देखेंगे अभी इसको भी। Coming to the function part, functions, as I told you, functions जो हैं वो इनबिल्ट फॉर्मूलाज होते हैं। तो सम, एज यू कैन अंडरस्टैंड, इसके अंदर इनबिल्ट कर दिया गया है बाय डिफॉल्ट दैट इट हैज टू ऐड नंबर्स, काउंट, इट हैज टू काउंट नंबर्स। काउंट ए क्या फंक्शनैलिटी है, लेट यू नो। देन मिनिमम, अगेन यू हैव टू सर्च एंड यू हैव टू फाइंड द मिनिमम वैल्यू आउट ऑफ अ गिवन रेंज। So I told you range is nothing but a combination of cells. So let's have some random data here. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. So what I want to do, I want to sum all these numbers. Okay? So I want to sum all these numbers. I want to count all these numbers. I want to find the minimum number out of it. I want to find the maximum number out of it. I need to find the average of this. ठीक है, रैंक और काउंट है हम बाद में करेंगे। तो सपोज मुझे ये सारे फंक्शंस इस डेटा सेट के ऊपर अप्लाई करने हैं। तो जो रेंज है मेरी वो ये है। मैं फॉर योर कन्वीनियंस इसको कलर दे देता हूं। तो ये रेंज है जिसके ऊपर अभी हम कुछ काम करेंगे। सो आई नीड टू फाइंड द सम ऑफ ऑल दीज नंबर्स। ठीक है, सो इज इक्वल टू सम, स्टार्ट द ब्रैकेट और द पैरेंथेसिस। नाउ यू कैन सी हियर, आप जैसे कोई फंक्शन लिखते हैं तो नीचे उसका सिंटेक्स ऑटोमेटिकली पॉपअप हो जाता है। सो इट इज आस्किंग यू फॉर द नंबर्स। सो पुट द नंबर्स और पुट द रेंज जिनको आप सम करना चाहते हो। सो जस्ट सेलेक्ट द रेंज यूजिंग योर कीबोर्ड और नेविगेटिंग थ्रू योर using your mouse or navigating through your keyboard. Just select the range
जिनको आप सम करना चाहते हो, क्लोज द ब्रैकेट, एंटर। तो आप देखिए इसने आपके लिए इन सबका सम फाइंड कर दिया। अब अगर मुझे सपोज करो जो मैंने पहले एडिशन किया था यूजिंग दिस, तो मुझे ये 10 के 10 सेल रेफरेंसेस लिखने पड़ते। आई वुड हैव रोट लाइक दिस इज C11, तो मुझे इसको लिखना पड़ता इज इक्वल टू C11 प्लस C12 प्लस C13 एंड सो ऑन। तो सम जो इनबिल्ट फंक्शन है उसने मेरे एडिशन के काम को कितना इजी बना दिया। सिमिलरली काउंट, suppose if you want to count how many numbers are these, right now it is very simple to see there are 10 numbers, but sometimes it happens with a large database it is not that easy. अनूप जी ने एक शीट शेयर की हुई है हमारे साथ, उसके अंदर 9000 समथिंग डेटा है। एक बार में तो वो मुझे मेरे स्क्रीन पे विजिबल भी नहीं होता है। तो अगर मुझे देखना है कि मेरे डेटा सेट में काउंट क्या है नंबर्स का, वैल्यूज का, तो उसके लिए मैं काउंट फंक्शन यूज करता हूं। जस्ट लाइक अ सम फंक्शन, इट इज अगेन अ वेरी is equal to, you want to apply any formula or any function, you have to first take an equal to sign, then write count। आप देखेंगे तो आपके सामने काउंट मेंशन भी आ जाएगा। स्टार्ट द ब्रैकेट, अगेन सेलेक्ट द रेंज जिसमें से आप काउंट करना चाहते हैं, एंटर। सो देयर आर 10 नंबर्स, 10 values in the range. Similarly, we have minimum and maximum functions. So is equal to min, bracket start, select the range, close it. So the minimum value out of the given 10 values is 1. Max, close, maximum is average. So we have average here. Average of these 10 values is 5.5. जब sum 55 है, count 10 है, तो average is 5.5. डिवाइड कर देंगे sum को count से. So this is the average. There are some more functions which are called functions coming under the if functionality. अब functions के अंदर ही मैं conditions put in कर सकता हूं कि count खाली उन्हीं numbers को करिए जो एक certain criteria को fulfill करते हैं, if सम खाली उन्हीं को करिए जो एक सर्टेन क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। बट वी विल कम टू दैट लेटर ऑन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट दैट यू शुड बी कंफर्टेबल विद बेसिक फंक्शंस एंड बेसिक फॉर्मूलाज, बेसिक ऑपरेटर्स, कि मैं कैसे उन्हें यूज कर सकता हूं। So the list which I have mentioned, अभी आप देखेंगे तो इसमें count A और rank रह गया है अभी। We are left out with these two functions. We'll be doing these as well. Now count A. Let's come to count A first. Now see to it. If in my data range, let us say मैं 7 की जगह, ये एक न्यूमेरिकल नंबर है, मैं इसकी जगह कोई अल्फाबेटिकल नंबर, अल्फाबेट्स की फॉर्म में, टेक्स्ट की फॉर्म में, डेट की फॉर्म में एक डिफरेंट डेटा टाइप लिख देता हूं। तो सपोज मेरी रेंज के अंदर एक डेटा टाइप ऐसा है विच इज नॉट अ नंबर, इट कुड बी an alphabet, a character or something like that. So let us say it is A. So if I press the enter, you can see all my values got changed. ठीक है? तो एक्चुअली सम किसका होगा? सम होगा नंबर्स का। मिनिमम मैक्सिमम आप कहां से फाइंड करोगे? नंबर्स में से। लेट अस से मैं जो 10 है उसको A से रिप्लेस कर देता हूं,
अब देखिए आपका मैक्सिमम नंबर क्या हो गया, 9, ठीक है, मिनिमम सेम है, एवरेज भी चेंज हो गया, अब आपका काउंट आपका देखिए 9 आ रहा है। नाउ सी काउंट ए, फिर काउंट ए जो फंक्शन है वो मेरे लिए क्या काम करता है, इज इक्वल टू काउंट ए ब्रैकेट स्टार्ट और ब्रैकेट ओपन अप, select the range. Now it is giving me an answer as 10. So guys, if you want that the Excel should only count the numerical values, ignoring all the values which are non-numerical, non-numeric in nature, then you will use count function. But if you want that the Excel should count each and every type of data which is there in the range, then you should use count a function. Suppose in a particular cell, or sorry, particular column, I am having names. So Param, Gurpreet, Anoop, fine. तो हो सकता है ना कि मेरे किसी पर्पस के लिए मुझे ये काउंट करना हो कि कितने नाम है मेरी लिस्ट में, उस केस में तो मैं काउंट ए फंक्शन अप्लाई करूंगा ना, क्योंकि काउंट फंक्शन तो मुझे हेल्प करेगा नहीं। तो सपोज आई वांट टू सी हाउ मेनी नेम्स आर देयर इन द लिस्ट, सो आई कैन अप्लाई काउंट ए फंक्शन। लुक इन द फॉर्मूला बार, काउंट ए। तो ये छोटा सा डिफरेंस होता है काउंट और काउंट ए के अंदर, दैट्स इट। सो दीज आर द बेसिक फंक्शंस व्हिच वी शुड नो व्हेन वी आर डीलिंग विद Microsoft Excel. To increase our comfort zone, what Excel has done, suppose again I have a data range, I want to sum all these numbers. कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बहुत कॉमन होती हैं। There are certain things which are very very common when we are dealing with data. So उसमें सम, काउंट, एवरेज, ठीक है, ये बहुत कॉमन चीजें होती हैं। तो आप देखिए, आप जस्ट सिंपली इसको क्लिक करिए, लुक एट द होम टैब। होम रिबन के अंदर आप जब लास्ट का ग्रुप देखेंगे, एडिटिंग ग्रुप, यू विल सी ऑटो सम फंक्शन। इफ यू जस्ट क्लिक हियर, you will see the functions which are most commonly used are coming there as a list. You want to sum these numbers, you want to find the average of these numbers, you want to count these numbers, you want to find the maximum out of it, minimum out of it. So simply clicking on the particular function, you will get the result in the last cell, which is beneath the range. आपकी जो रेंज है उसमें सबसे नीचे वो आपको आपका आउटपुट दे देगा। वो आपको आपका आउटपुट दे देगा। सिमिलरली लेट अस से मुझे सम करना है, ऑटो सम, तो जस्ट सेलेक्ट द रेंज, आप सम फंक्शन को क्लिक करिए, आपको उसके नीचे लास्ट वाले सेल में वो आपको उनका सम दे देगा। यू वांट टू फाइंड द एवरेज, यू वांट टू फाइंड द मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, यू ऑल कैन फाइंड आउट फ्रॉम दिस। ये बेसिक फंक्शंस हैं। अब आपको इनके बियॉन्ड जाना है तो आप मोर फंक्शंस पे क्लिक करेंगे, ठीक है, और मोर फंक्शंस में आप जाएंगे तो आपको फिर बहुत सारे फंक्शंस आगे मिलेंगे जिन पे आप काम कर सकते हैं। तो ये जो रिबन्स होते हैं, बेसिकली रिबन्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टैब्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट रिबन्स हैं। रिबन्स के अंदर क्या होता है, वो टूल्स जो मोस्टली यूज होते हैं, वी ऑफन कम अक्रॉस विद, वो इसमें आपको एज अ हैंडी टूल दिए होते हैं ताकि आपको कहीं और ना जाना पड़े। आप जस्ट क्लिक करें एंड यू कैन फाइंड योर रिजल्ट वट एवर यू वॉन्ट टू डू। So this was about basic formulas and basic
फंक्शंस। हम एक डेटा सेट के ऊपर भी इसको अप्लाई करेंगे, इससे थोड़ा सा आगे जाएंगे। नाउ सपोज मैं कोई फॉर्मूला खुद डेवलप करना चाहता हूं। सो लेट अस से मैं चाहता हूं कि सिंपल इंटरेस्ट एक्सेल मेरे लिए कैलकुलेट करे और मैं इसका फॉर्मूला खुद डेवलप करना चाहता हूं। काफी सारे फंक्शंस अवेलेबल हैं, बट मैं उनमें अभी नहीं जाना चाहता हूं। दैट कम्स बेसिकली एज एन एडवांस्ड एक्सेल टूल। अगर आप में से कुछ कॉलेज, तो कुछ हाई एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कुछ हाई एंड फाइनेंशियल टूल्स लाइक नेट प्रेजेंट वैल्यू, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न वी कैन प्रैक्टिस। सो नॉर्मली एडवांस एक्सेल टूल्स प्रैक्टिस किए जाते हैं उन बच्चों के साथ या उन पार्टिसिपेंट्स के साथ जो फाइनेंशियल एनालिसिस करना चाहते हैं। बट जो बेसिक फॉर्मूलाज हम यूज करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, उनको हम कैसे इन ऑपरेटर्स के थ्रू डेवलप कर सकते हैं, मैं उसका आपको एक बेसिक आइडिया दे रहा हूं बाय जस्ट मेंशनिंग यू दैट हाउ वी कैन डेवलप अ फॉर्मूला फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट and simple interest. So we all know when we are supposed to calculate the principal simple interest, we must have a principal, we must have a rate, we must have a time. So let us say the principal value is 100, the rate is, let us say, 5%. So if it is rate, it has to be in percent. Time, it has to be in years, so let us say 5 years. प्रिंसिपल को मैं फॉर्मेट करूंगा एज अ डेटा टाइप नंबर। रेट को मैं डिफाइन करूंगा एज अ डेटा टाइप परसेंट। तो आप यहां पे देख सकते हैं, और यू कैन क्लिक इन द मेन्यू एज वेल। ठीक है, तो लेट अस से मैं रेट को लेना चाहता हूं एज अ परसेंटेज ऑलवेज। तो अब मैंने 5 लिखा था तो उसने 500% कर दिया। ठीक है, तो अगर डेटा टाइप परसेंटेज में है, सो यू शुड राइट 0.05 टू हैव अ 5%। ठीक है, जस्ट अ सेकंड। So I define the data type as percentage and then I mention 5. Time, let me have time in again in general or in numbers, but मैं इसके अंदर decimal digits नहीं चाहता हूं। So if you have to calculate the simple interest, you know a simple interest is nothing but the formula is PRT, P into R into T. So is equal to this is my principal into rate of interest into time. Enter. So simple interest is 25. If I change the values here, if I say the rate of interest is 6% now, so simple interest is 30 now. ठीक है, अब क्योंकि सभी ऑपरेटर जो हैं वो मल्टीप्लाई के हैं, तो डी मास के अकॉर्डिंग ही जाएगा, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे कुछ भी इसके अंदर ऑर्डर डिफाइन करने की जरूरत नहीं है कि किस ऑपरेशंस को वो पहले करे। बट दिस इज नॉट द केस व्हेन वी आर डूइंग द कैलकुलेशन फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो डिफरेंट होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है दैट इज P इंटू 1 प्लस I रेज टू दी पावर n। ठीक है, ये आपको फ्यूचर वैल्यू देगा, और जब आप इसमें से प्रिंसिपल माइनस कर देंगे then you will get the compound interest. So let us say this is giving me the amount or the future value. For compound interest, I'll be doing
अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। मैं डायरेक्टली यहां भी लगा सकता हूं -1, बट मैं अभी उतना डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं, आप लोगों को ऐसा फील ना हो कि ये एक मैथमेटिक्स की क्लास हो रही है। So p into 1 plus I raised to the power n, where n is the number of periods. So let me explain it here. N is your number of periods. I is rate of interest per period. Why I am using this word period? You all know that in compound interest, rate of interest can be compounded yearly, quarterly, monthly, half yearly, and likewise. So number of periods in a quarterly compounding will become 4 in a year. Monthly compounding में 12 हो जाएंगे, ठीक है। तो इस चीज को हमें ध्यान देना होता है। तो अगर मेरे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम है और मैं कंपाउंडिंग क्वार्टरली कर रहा हूं, तो मुझे मेरे फॉर्मूला के अंदर उसका प्रोविजन करना पड़ेगा। तो इस चीज को हमें ध्यान देना होगा। अब देखिए, अब जब मैं इसके अंदर इस चीज को कैलकुलेट करूंगा, तो अब मैं क्या चाहता हूं कि पहले क्या हो। सो द फॉर्मूला इज नाउ इज इक्वल टू प्रिंसिपल विच इज दिस 100। नाउ स्टार्ट द ब्रैकेट बिकॉज आई वांट 1 प्लस आई फर्स्ट, है ना। 1 प्लस this rate of interest, bracket close, use this exponential sign, and here the time should come, enter. So can anybody tell कि ये मुझे रिजल्ट क्यों नहीं दे रहा है? Okay, let me correct it in this way. Let me take a parenthesis again. ये मुझे रिजल्ट इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि ये 1 के साथ 6% को प्लस नहीं कर पा रहा है, ठीक है। ये 1 के साथ 6% को प्लस नहीं कर पा रहा है। तो डेटा टाइप को समझना इसलिए हमारे लिए इतना ज्यादा जरूरी हो जाता है। सो अगर मैं इसको नंबर्स की फॉर्म में ले लूं, ठीक है, इट इज नाउ 0.06। सो लेट मी सी नाउ, C24 is my principal. I want to have this first. One plus 0.06 raised to the power C26. I guess मैं इसमें parenthesis को ठीक से अप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ। Fine. So let's not waste your time. I'll come to this later on. So the idea is that we can develop our formulas in this way again. ठीक है? I'll see to it where I'm not getting it. But इस तरह से आप लोगों ने अपने formulas develop करने हैं. Let's come to the practice sheet of today's class after doing this formulas and functions. We have a student data in this format. We have a student data in this format. So we have the roll numbers, we have the marks, English, maths and science. For the example point of view, I have taken only 3 subjects. Let me do it the alignment as center alignment. So we can have more subjects as well. In different classes, the name of the subjects will get changed. बाकी जो concept है, जो logic है, वो तो same ही रहेगा इसके अंदर. So now what do I want? Let us say I want to operate what do I want to do? I want to have a total, let us say the absolute total
of all the three subjects, like how much a student has scored out of 300. These are my individual. I want to have a total of this. Okay, so I can apply the sum function here. So sum of all these three cells. तो अब देखिए रेंज ले लिया हमने B3 से D3. Enter. So 273 is the total score out of this. Now by just double clicking this plus sign on the right bottom of my cell, it will copy the same formula in the corresponding cells down. तो अब देखिए मेरे पास अराउंड 40 स्टूडेंट्स का डेटा है मेरे पास, एंड बाय जस्ट क्लिकिंग अ सिंपल क्लिक मुझे इन सबका टोटल मालूम पड़ गया. आउट ऑफ 300 व्हाट इज द टोटल दे हैव स्कोर्ड. सो अब देखिए व्हेन आई मूव टू E5 करस्पॉन्डिंग B5 और D5 जो रेंज है वो मेरी चेंज हो गई है. फर्स्ट जो रेंज थी B3 से D3 थी. So this is how these functions helps us. As a student or as a teacher, जो चीजें मुझे करनी है मेरे रिजल्ट को एनालाइज करने के लिए, वो हम यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे हैं. So we have taken the total now. Let us say मुझे एवरेज चाहिए कि स्टूडेंट का एवरेज क्या रहा है. So I can use the average function here. Again, select the range. तो स्टूडेंट का तीनों सब्जेक्ट में जो एवरेज है रोल नंबर 144 का वो 91 है. सो बाय जस्ट ड्रैगिंग दिस डाउन यूजिंग द माउस और बाय सिंपली डबल क्लिकिंग दिस राइट हैंड बॉटम का जो कॉर्नर है मेरे सेल का, आप उसमें देखेंगे एक प्लस का साइन आता है, वो ऑटोमेटिकली कॉपी करके नीचे मुझे वो सारे वैल्यूज कैलकुलेट करके दे देगा. सो दीज आर द एवरेजेस ऑफ द इंडिविजुअल स्टूडेंट. यू वांट टू कैलकुलेट द परसेंटेज ऑब्टेन्ड बाय हिम और हर. सो हाउ कैन यू कैलकुलेट द परसेंटेज? इज इक्वल टू this is the average divide by 100. So 91%. ठीक है. एवरेज परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हो? टोटल डिवाइड बाय सॉरी मार्क्स स्कोर्ड which is total 273 divide by the total of maximum marks which is going to be 300. तो 3 से तो ये डिवाइड ऑलरेडी है एवरेज वाला जो हमने कैलकुलेट किया था. अब आप खाली उसको 100 से डिवाइड कर दीजिए, और अदरवाइज आप 273 को अगर 300 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, और इनटू 100 करेंगे तो भी यू विल गेट द सेम आंसर. सो हियर आर द परसेंटेजेस जो स्टूडेंट्स ने स्कोर किए हैं इन देयर इंडिविजुअल स्कोर्स. नाउ आई वांट टू फाइंड द रैंक. ये प्रीवियस फंक्शन में हमने डिस्कस नहीं किया था, हम यहां पे इसको डिस्कस करेंगे. आई वॉन्ट टू सी द रैंक ऑफ द स्टूडेंट कि ओवरऑल क्लास के कंपैरिजन में एक इंडिविजुअल स्टूडेंट कहां स्टैंड करता है. रैंक गाइज प्लीज रिमेंबर इट इज अ रिलेटिव वैल्यू. सपोज देयर आर 15 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, मैं भी उनमें से एक हूं, और मैं ये देखना चाहता हूं कि मेरी रैंक क्या है इन कंपैरिजन टू अदर्स. द रिमेनिंग 15 स्टूडेंट्स में से मैं कहां स्टैंड करता हूं. एम आई एट द टॉप और एम आई एट द बॉटम और समवेयर इन बिटवीन. तो सिमिलरली लेट अस सी, वी वांट टू सी कि जो 91% जो स्कोर है स्टूडेंट 144 रोल नंबर का, क्या ये हाईएस्ट है? क्या इसका रैंक फर्स्ट है क्लास में या लास्ट है? ठीक है, लास्ट तो नहीं हो सकता क्योंकि हमें इसके नीचे स्कोर दिख रहे हैं 89, 88% भी हैं. तो ठीक है, 40 का डेटा है, मैं शायद मैनुअली चेकआउट भी कर लूं इसको, बट अगेन इफ द डेटा सेट विल बिकम लार्जर it won't be easy for me to do this thing manually. So we'll use the rank function. Very easy again. Is write rank, start the parenthesis. It will ask you for 3 things: number,
रेफरेंस एंड ऑर्डर। सो नंबर इज आप किसको रैंक करना चाहते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है, जो ओवरऑल परसेंटेज है मैं उसके थ्रू रैंकिंग करना चाहता हूं। तो सेलेक्ट दिस सेल, मैं परसेंटेज के बेसिस पर रैंकिंग करना चाहता हूं, कॉमा, इट विल आस्क यू फॉर द रेफरेंस। एज आई टोल्ड यू दैट रैंक इज अ रिलेटिव नंबर, इट विल आस्क यू कि आप इसको किसके कंपैरिजन में रैंक करना चाहते हैं। तो मैं इसको जो मेरे रिमेनिंग क्लास है उसके कंपैरिजन में रैंक करना चाहता हूं, ठीक है। तो मैंने रेंज को कर लिया सेलेक्ट। इन सिंपल वर्ड्स, मैं G3 की रैंक देखना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू सी वेयर दिस G3 वैल्यू स्टैंड्स इन कंपैरिजन टू वैल्यू करके G42. G is my column of percentage. Then comma, it will ask me for the order, whether you want the rank in descending order or you want the ranks in ascending order. It is again my choice, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है, आई वुड लाइक कि जो टॉप है मेरी क्लास में, टॉपर स्टूडेंट है, टॉप पोजीशन पे आ रहा है, वो सबसे ऊपर नजर आए मुझे, एंड देन दिस फर्स्ट रनर अप, सेकेंड एंड ऑल। तो मैं डिसेंडिंग ऑर्डर लेना चाहता हूं। तो डिसेंडिंग के लिए आप पॉपअप में देख सकते हैं दैट ही इज सेइंग टेक अ वैल्यू 0, 0 रिप्रेजेंट द डिसेंडिंग ऑर्डर, क्लोज द ब्रैकेट एंड एंटर, ठीक है। नाउ जस्ट सी, अगर मैं इसको स्क्रॉल करके इस फॉर्मूला को कॉपी करता हूं नीचे वाले सेल में, आप ध्यान से देखिएगा क्या चेंज हुआ आपके फॉर्मूला के अंदर। अब क्योंकि ये ऑटो फिल कर रहा है, तो ऑटो फिल करते समय ये करस्पॉन्डिंग वैल्यूज को भी चेंज कर देगा। अब एक्सेल बाय डिफॉल्ट क्या समझता है कि जब मुझे नीचे जाना है तो मुझे रो को चेंज करना है। लुक इन द फॉर्मूला बार, मैंने उसको बोला कि G3 का रैंक चेक करो G3 और G42 के बीच में। G3 का रैंक चेक करो G3 से लेकर के G42 के बीच में। वो समझ गया और उसने मेरे को रैंक कैलकुलेट करके दे दिया। जब मैंने इसको ऑटो फिल किया तो एक्सेल समझ गया कि परम सर ने ऑटो फिल किया है। ऑटो फिल करने का मतलब है अब वो G3 की जगह चाहते हैं G4, और G3 से G42 की जो रेंज थी उसने उसको भी चेंज कर दिया, उसने उसको बना दिया G4 से G43, ठीक है। जो मैं नहीं चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि जब वो नीचे मूव करे तो यहां पे G3 को करे कंसीडर, यहां पे G4 को करे, यहां पे G5 को करे, बट जो रेंज है वो रेंज को कांस्टेंट रखे, क्योंकि क्लास तो मेरी सेम है ना। सो हियर आई विल यूज अ डॉलर सिग्नेचर, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ इसको करके सेलेक्ट F4 कर देना है। तो आप देखिए उसने डॉलर साइन इंक्लूड कर दिया है। सो डॉलर साइन इंक्लूड करने से क्या हुआ, उसने मेरी रेंज को फ्रीज कर दिया। उसने कहा G3 की वैल्यू देखिए $G $3, मतलब G भी फिक्स है, 3 भी फिक्स है, कोलन $G $42। नाउ इफ आई स्क्रॉल डाउन दिस फॉर्मूला, अब आप देखिए नीचे उसने G4 तो कर दिया बट रेंज को चेंज नहीं किया। सो ये चीज आपने ध्यान देनी है। इसीलिए मैंने आपको जब फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस पढ़ाए थे तो मैंने आपको ये बताया था कि ऑटो फिल के टाइम पे बाय डिफॉल्ट एक्सेल जो है करस्पॉन्डिंग रेफरेंस वैल्यूज को चेंज करता जाएगा वंस यू मूव फ्रॉम टॉप टू डाउन और लेफ्ट टू राइट, ठीक है। नाउ सी, देयर आर टू स्टूडेंट्स who have scored 83% and 83%, तो कंप्यूटर ने उनको रैंक सेम दिया है, एक्सेल ने उनको रैंक सेम दिया है। सिमिलरली 79 आप नीचे देखेंगे तो, ठीक है, 16, 16, 15 एंड देन 18। हम इस लॉजिक को भी समझेंगे कि ऐसा उसने क्यों किया। देखिए हियर यू कैन सी, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, ठीक है, कि वो सेम देते देते फिर अलग क्यों देने लग जाता है रैंक।
ठीक है, लॉजिक क्या कहता है कि आपको उसकी मिडिल वैल्यू देनी होती है, बट अभी हम उस पर नहीं जा रहे हैं। ठीक है, आप देखेंगे कि आपका जो डेटा है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है, सॉर्ट हुआ हुआ है ये डेटा आपका, क्योंकि इस शीट को अनूप जी ने मॉर्निंग में यूज किया था। सो यू कैन सी द डेटा इज सॉर्टेड। क्लियर? नाउ this was the like average of the student data. Now suppose out of these three subjects, English, Math and Science, I am the English teacher of this class 10th है। I want to see कि overall मेरी क्लास का एवरेज क्या रहा है। ठीक है, अब एज अ स्टूडेंट तो मैं खाली अपने तीनों सब्जेक्ट के स्कोर से कंसर्न हूं, बट एज अ टीचर मैं अपने क्लास के स्कोर से कंसर्न हूं। So I want to say कि मेरे ओवरऑल सब्जेक्ट का एवरेज क्या रहा, एवरेज इन इंग्लिश। तो जैसे मैंने रो वाइज एवरेज कैलकुलेट किया था, ऐसे ही मैं कॉलम वाइज एवरेज कैलकुलेट कर लूंगा। सो हियर इज माय डेटा रेंज। ठीक है, मैंने अपना रेंज किया सिलेक्ट, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। सो द एवरेज स्कोर in English as a subject is 77.45। तो जो क्लास है, मेरी क्लास, मेरा सब्जेक्ट एज अ टीचर, मेरी क्लास का जो एवरेज स्कोर गया है वो गया है 77। इन दिस वे वी कैन एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ अ टीचर इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। सपोज इफ आई वांट टू रिमूव दिस डेसिमल, मुझे खाली इंटीजर वैल्यू चाहिए, मैं इंटीजर वैल्यू ले लेता हूं। मुझे बाकी सब्जेक्ट्स का भी एवरेज देखना है, जस्ट स्क्रॉल डाउन दिस लाइक दिस। मैं यहां पे सिर्फ एवरेज मेंशन कर देता हूं। अब देखिए उसने क्या किया, जब मैं लेफ्ट से राइट में जा रहा था तो एक्सेल समझ गया, क्योंकि यहां पे आपने B3 से B42 का एवरेज लिया था, तो हियर ऑब्वियस है आप C3 से C42 का एवरेज चाहते होंगे, और यहाँ पे आप D3 से D42 का एवरेज चाहते होंगे। तो ये जो इनहेरिट कैपेबिलिटी है एक्सेल की, इतनी सारी चीजें बाय डिफॉल्ट जो उसके अंदर ऑलरेडी सेव की जा चुकी हैं, ये मेरे काम को बहुत ज्यादा आसान बना देते हैं। इट मेक्स माय वर्क सो इजी दैट आई रियली enjoy working with Excel. Whatever the data, whatever the size of the data is, it hardly matters to me. Fine. One more thing, since we are dealing with these numbers and formulas and functions, one more thing. एक तो हमने देखा कि हम फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ मेरे पास ऑटो सम फंक्शंस भी हैं। एक चीज आप अगर और ध्यान देंगे अपनी स्क्रीन पे, लेट अस से मैंने सेलेक्ट सम डेटा, मैंने इस डेटा को किया है सेलेक्ट। आप यहां पे देखिए नीचे 3 इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स की वैल्यू एक्सेल मुझे ऑटोमेटिकली देगा हमेशा जब भी मैं कुछ नंबर्स को करूंगा सेलेक्ट। सो दे आर एवरेज, काउंट एंड सम। दिख रहा है आप सभी को? सो ये 3 बेसिक पैरामीटर्स के वैल्यूज जैसे ही मैं डेटा को करूंगा सेलेक्ट, वो मुझे ऑटोमेटिकली यहां पे शो करना शुरू कर देगा। सो वन इज द काउंट, अदर इज द एवरेज एंड थर्ड इज द सम। ये तभी करेगा सपोज आई सेलेक्ट दिस ओनली सिंगल वैल्यू। आप देखिए नीचे कुछ भी नहीं आ रहा है, क्योंकि सिंगल वैल्यू का सम, एवरेज, काउंट नहीं हो सकता। बट जैसे ही आप 2 वैल्यूज करते हैं सेलेक्ट, आप देखिए नीचे आपके पास ये वैल्यूज शो होने बिगिन हो जाते हैं। ठीक है, तो सम टाइम यू वांट टू सी टू दिस, तो आप इसको इस तरह से देख सकते हैं। ये कहीं डेटा सेव या स्टोर नहीं हो रहा है, ये खाली आपको विजिबल है, जस्ट टू क्रॉस चेक, दैट्स इट। एक्चुअल में अगर आपको डेटा कुछ कहीं किसी पर्टिकुलर सेल में स्टोर करना है, यू वांट टू हैव एन आउटपुट, तो उसके लिए फिर आपको फॉर्मूला या फंक्शन यूज करना होगा, जैसा कि हमने अभी किया।
So this was about basic formulas and basic functions, how to use basic formulas and basic functions. ठीक है, आप इसी डेटाबेस के अंदर चाहें तो आप अपनी कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी यूज कर सकते हैं. ठीक है, जैसे लेट अस से what I want, the students who have scored above 80% should come in green. तो परसेंटेज का मेरे पास ये कॉलम है, select this column. ठीक है, या select the values, या आपने किया select, go to the conditional formatting, highlight cell rules में आप जाएंगे, greater than. So let us say the people who have scored above 85%, I want them to be filled as green color. This data is in percentage, so मुझे भी इसको परसेंटेज में ही देना होगा. 85% से ऊपर जितना भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, सो उनका स्कोर जो है ग्रीन कलर से आ जाए. अब क्योंकि डेटा ऑलरेडी सॉर्टेड फॉर्म में है तो मुझे इतनी दिक्कत नहीं आ रही है. ठीक है, सिमिलरली मैं कुछ भी इसमें डिजाइन कर सकता हूं. लेस देन दिस कैटेगरी रेड कलर हो जाए, मोर देन दिस कैटेगरी ग्रीन कलर हो जाए. So this is how you can use functions and conditional formatting side by side. Let's move on from here and do a wonderful thing in Excel, that is VLOOKUP. Today's class we are going to keep it a short because the feature which Anup ji discussed in the morning, that I cannot discuss because मेरे लैपटॉप के अंदर वो functionality available नहीं है. I'm using an older version of Excel, so don't worry. It does not mean कि we will not cover that functionality with you. We will cover that functionality with you people on Saturday. Once Anup ji will take the class in the evening and he will let us know. I will request him and he will make you practice through that feature. So coming to VLOOKUP, what VLOOKUP stands for? So let us say, एक बहुत छोटे से एग्जाम्पल के साथ मैं इसको टेकअप कर रहा हूं. So let us say मेरे पास दो टेबल्स के अंदर डेटा स्टोर है. These are my roll numbers and this is the age of the students. Similarly एक सेकेंड टेबल है जिसके अंदर मेरे पास उन्हीं स्टूडेंट्स के हाइट और वेट मेंशन है. नॉर्मली जब हम डेटा के साथ डील करते हैं, हम अपना कंप्लीट डेटा एक सिंगल वर्कबुक, एक सिंगल वर्कशीट में नहीं रख पाते हैं. समटाइम इट हैपेंस, इट इज नॉट पॉसिबल, समटाइम इट्स नॉट फीजिबल, और समटाइम मैं डेटा सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ऐसा करता हूं. तो समटाइम इट हैपेंस कि मेरे पास सिमिलर क्लास डेटा है बट वो दो डिफरेंट टेबल्स, दो डिफरेंट वर्कशीट्स में अवेलेबल है और मैं उन्हें कहीं पे कोलेट करना चाहता हूं एक साथ. जैसे आप देखिए, इन द फर्स्ट टेबल आई एम हैविंग द रोल नंबर्स एंड द एजेस. देन इन द सेकेंड टेबल आई एम अगेन हैविंग द रोल नंबर्स. दीज आर माय सेम स्टूडेंट्स और यहाँ पे उनके करस्पॉन्डिंग हाइट और वेट मेंशन है. बट मैं चाहता हूं कि ये जो हाइट और वेट हैं ये एक साथ दिखाई दे मुझे एक सिंगल टेबल के अंदर. अब जो इनकी ऑर्डर्स हैं वो बहुत डिफरेंट हैं. ठीक है, ये इतना इजी नहीं है मुझे यहाँ पे डेटा को लाना. अब देखिए, इसमें फर्स्ट रोल नंबर इज SDT 124, एज 12. अब लेकिन यहाँ पे जो फर्स्ट रो है वो SDT 131 की है और ये उसकी हाइट है और ये उसकी 56 उसका वेट है. सो आई कैन डू दिस, लाइक आई वांट एज
then I want the height, then I want the weight. So let us say ये मेरा ऑब्जेक्टिव है. Again, this can be done in number of ways. हम इसको सॉर्ट करके भी कर सकते हैं, बट यहां पे मैं आपको VLOOKUP का जो फंक्शनैलिटी है वो समझाना चाहता हूं, बिकॉज जब लार्ज डेटाबेसेस मेरे पास होंगे तो VLOOKUP विल डू वंडर्स फॉर मी. VLOOKUP बेसिकली उन दो टेबल्स में काम करता है wherein we have a certain field as common. अगर कॉमन फील्ड नहीं होगी तो VLOOKUP will not be useful to me. तो देखिए आप इसके अंदर रोल नंबर कॉमन है इन बोथ द टेबल्स. ठीक है. What I want कि इस जो स्टूडेंट 124 है इसका हाइट भी यहाँ पे आ जाए इसके करस्पॉन्डिंग एज के साथ, और इसका वेट भी आ जाए, जो एक्सेल को कहां से पिक करना होगा, फ्रॉम दिस टेबल. For this, we are going to use the VLOOKUP function. How? See, is equal to, again, VLOOKUP is a function, so you will have to apply it using this. So VLOOKUP, in the pop-up, it will ask you lookup value, कि आप किस वैल्यू को लुक करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं. So I want to look up the roll number. So B3 is my roll number. Then it will ask you about the table array, कि आप किस टेबल में इस वैल्यू को देखना चाहते हैं. ठीक है. I want to pick the height of this 124 roll number from this table. तो select the table then. Select the table then. ठीक है. Then it will ask you कि उस टेबल के अंदर आप किस कॉलम में देखना चाहते हैं. तो गाइज एक चीज जो आप ध्यान देंगे, जब मैं VLOOKUP फंक्शन को यूज करता हूं तो बाय डिफॉल्ट ये क्या करेगा मेरे लिए, जो रोल नंबर वाला कॉलम है, जो फील्ड है, वो उसको एक सीरियल नंबर दे देगा, दैट विल बी 1, एंड द डेटा which are available next to this field वो उनकी accordingly numbering करता जाएगा. तो इस टेबल एरे के अंदर उसने रोल नंबर को एक सीरियल नंबर दे दिया 1. अब as per that serial number, height is coming at the second serial number and weight is coming at the third, and column K will be the fourth, column L will be the fifth one. Guys, ठीक है. तो अब मुझे क्या देखना है, मुझे हाइट देखना है. तो हाइट कहां पे अवेलेबल है, हाइट अवेलेबल है सीरियल नंबर 2 में. सो फॉर्मूला के अंदर आप क्या लिखेंगे, 2. देन इट विल आस्क यू फॉर द रेंज लुकअप. रेंज लुकअप मींस whether you want to have an absolute match or you want to have an approximate match. So but obvious है, मुझे absolute match चाहिए. तो absolute match के लिए देखिए दो ऑप्शंस ही इज आस्किंग यू, कि एग्जैक्ट मैच के लिए यू हैव टू पुट फॉल्स हेयर एंड अप्रोक्सीमेट मैच के लिए यू हैव टू पुट ट्रू हेयर. सो इफ यू वांट टू हैव एन अप्रोक्सीमेट मैच, आप यहाँ या ट्रू का जो न्यूमेरिकल नंबर है एक्सेल के अंदर वो 1 होता है, और इफ यू वांट टू हैव एन एग्जैक्ट मैच तो या तो यहाँ पे आप फॉल्स लिख दीजिए और या फिर यहाँ पे आप 0 मेंशन कर दीजिए. कंप्यूटर ट्रू और फॉल्स दो लॉजिकल वैल्यूज को, ट्रू को वो समझता है 1 से और फॉल्स को वो समझता है 0 से. सो आई वांट टू हैव द एग्जैक्ट मैच, सो लेट मी पुट इन 0 हियर, क्लोज द ब्रैकेट एंड एंटर. तो आप देखिए इसने क्या किया मेरे लिए, मैंने इसको बोला लुकअप करो इस रोल नंबर को B3 को, कहां पे, इस टेबल में, देखो कहां पे है. तो उसने इसको ढूंढा, तो उसको यहां मिल गया, वो लास्ट रो में. फिर मैंने फॉर्मूला में क्या बोला था उसको, कि जब आपको वो टेबल एरे के अंदर मिल जाए तो उसके करस्पॉन्डिंग जो सीरियल नंबर 2 कॉलम है, जो वैल्यू उसमें मेंशन है, उसको उठा के आप यहां पे लिख दो. तो उसने वो ऐसा कर दिया मेरे लिए. Okay, so we were working on this VLOOKUP function. So is equal to VLOOKUP. Again, the lookup value is the roll number, comma, then select the table range
जहां से आपको डेटा पिक करना है, then select the column. Now since roll number is my first column, I want to have a weight here, so the serial number for weight is 3. Then 0 for the exact match and enter. So I am having the corresponding height and weight of this roll number 124. अब अगर मैं इसको नीचे स्क्रॉल कर दूंगा तो ये सारे वैल्यूज रिस्पेक्टिव रोल नंबर्स के लिए भी ले लेगा। बट एक चीज ध्यान रखना, जब अगर मैं टेबल को फ्रीज नहीं करूंगा तो फिर ये मेरी बात नहीं समझेगा और डिफॉल्ट ले लेगा। सो लेट अस सी लाइक दिस। देखिए अब इसने क्या किया, इसने B4 को तो लिया, लेकिन टेबल एरे देखिए H3 से J11 ले लिया, ठीक है, जबकि मुझे कहां तक रहना है, मुझे J10 तक ही रहना है। तो आई वॉन्ट टू फ्रीज दिस फर्स्ट, उसके बाद मैं इसे स्क्रॉल करूंगा। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। सिमिलरली टेबल एरे को मैं फ्रीज कर देता हूं। अभी क्योंकि इसके नीचे ब्लैंक साइंस अवेलेबल हैं तो चेंज नहीं, बट अगर मैं टेबल को फ्रीज नहीं करूंगा तो वो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज को नीचे लेता जाएगा। तो प्लीज रिमेंबर, whenever you are referring a range, so you have to freeze that range. और अदरवाइज स्क्रॉल करते समय या स्क्रॉल करने के बाद आप एक बार अपने फॉर्मूला को रीचेक जरूर कर लिया करिए कि क्या मेरे सेल रेफरेंसेस इन करस्पॉन्डेंस चेंज तो नहीं हो गए हैं, और अगर हो गए हैं तो फिर अकॉर्डिंगली हम उनको ले लेंगे, ठीक है। नाउ सी दी वंडरफुल पार्ट ऑफ दिस VLOOKUP. Sometime it happens there's a sheet wherein I am having the marks of English subject. तो सपोज जो इंग्लिश के टीचर हैं उन्होंने अपने मार्क्स इस शीट में सेव किए हुए हैं, जो मैथ्स के टीचर हैं उन्होंने अपने मार्क्स एक डिफरेंट शीट में सेव किए हुए हैं, और जो साइंस के टीचर हैं उन्होंने अपने मार्क्स किसी डिफरेंट शीट में सेव किए हुए हैं, ठीक है। हो सकता है कि उनके रोल नंबर के ऑर्डर भी डिफरेंट हो, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे इन मार्क्स की समरी चाहिए, ठीक है। मैं चाहता हूं कि ये तीनों सब्जेक्ट के मार्क्स जो स्टूडेंट है वो एक साथ आ जाए उसके। तो इंग्लिश वाले टीचर ने अपने मार्क्स अपनी शीट में सेव किए, मैथ्स वाले टीचर ने अपने मार्क्स मैथ्स में सेव किए, और साइंस वाले टीचर ने अपने मार्क्स साइंस की शीट में सेव किए। बट मुझे क्या करना है, मुझे इनका एक समरी चाहिए। हाउ कैन आई टेक इट नाउ? सो फर्स्ट हेडिंग इज लाइक marks scored in English, second is mathematics, third is in science. तो अब देखिए, अब मुझे जब VLOOKUP लगाना है तो डेटा मेरा अलग अलग शीट्स में अवेलेबल है। जस्ट लाइक इन द एक्सप्लेनेशन शीट, both the tables were present in the same sheet, but now this time what is happening, जो डेटा मुझे चाहिए वो डिफरेंट शीट्स में अवेलेबल है। ऐसा भी हो सकता है, नॉट एन इश्यू। So again I can apply the VLOOKUP formula here. How is equal to VLOOKUP bracket start. What you want to look up? Obviously the roll number. Then where you want to look up for this value? Since it is the column of marks scored in English, so I want to refer the English wala mera worksheet. So here's a worksheet. तो आपको उस टेबल एरे को लिखने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट क्लिक करेंगे और एक्सेल ऑटोमेटिकली उसको यहां पे मेंशन करेगा। आप इंग्लिश पे क्लिक करिए, लुक इन द फॉर्मूला बार, उसने A3 के बाद क्या ले लिया, इंग्लिश, क्योंकि शीट का नाम क्या है, इंग्लिश। सेलेक्ट द टेबल, ठीक है। अब देखिए उसने ऑटोमेटिकली वहां पे उसको ले लिया। कम बैक टू योर शीट अगेन, जस्ट रिमेंबर कि इंग्लिश आपका सेकेंड कॉलम है। अब कम बैक टू द शीट अगेन, कॉमा, मेंशन 2 इज द कॉलम इंडेक्स नंबर। उसने रोल नंबर को 1 दिया, सीरियल नंबर, और इंग्लिश वाले मार्क्स को 2 दे दिया, कॉमा 0 फॉर एन एग्जैक्ट मैच, एंटर।
ओके, इंग्लिश फाइन। ओके, ये देखिए इसने यहाँ पे नाम चेंज हो गया गलती से, तो मैं उसको मैनुअली भी ठीक कर सकता हूं और मैं वापस से उसको सेलेक्ट करने के बाद भी कर सकता हूं। सो नाउ इट हैज पिक्ड अप द मार्क्स ऑफ इंग्लिश। ठीक है, अगेन आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे सारे मार्क्स आ जाएंगे, बट रिमेंबर आपको जो टेबल एरे है इसे आपको क्या करना होगा, फ्रीज करना होगा, फिक्स करना होगा। ठीक है, सिमिलरली अगर आपको मैथ्स के मार्क्स चाहिए तो आप मैथ्स के मार्क्स भी ले सकते हैं। कैसे? इज इक्वल टू VLOOKUP parenthesis, you want to look for the roll number, then go to the math sheet, select the range, कॉमा। गाइस अब ध्यान रखिएगा, अब जो मैथ्स के मार्क्स हैं वो भी आपके रोल नंबर के जस्ट एडजॉइनिंग है, तो रोल नंबर वाले कॉलम को उसने सीरियल नंबर 1 असाइन किया और मैथ्स वाले कॉलम को उसने सीरियल नंबर 2, जैसे इंग्लिश में 2 असाइन था। अब क्योंकि डिफरेंट शीट है ना, सेम शीट में तो 2 कॉलम सेम नहीं हो सकते हैं, लेकिन 2 डिफरेंट शीट्स में तो 2 कॉलम सेम हो सकते हैं। इंग्लिश वाली शीट में भी कॉलम बी था, मैथ्स वाली शीट में भी कॉलम बी है। इट कैन हैपन, यस इट कैन हैपन। सो राइट 2 0 फॉर द एग्जैक्ट मैच एंड एंटर। यू कैन सी 81 हियर। सिमिलरली आप साइंस के मार्क्स भी इसमें स्कोर करेंगे। सो दिस इज समथिंग विच आई एम गोइंग टू गिव यू एज एन होमवर्क। आप ये पूरा सीरीज फिल करेंगे जस्ट बाय यूजिंग अ डॉलर साइन, यूजिंग अ VLOOKUP एंड डॉलर साइन। ठीक है, सो आई बिलीव आप ये कर पाएंगे। एंड इन केस ऑफ एनी डाउट वी आर ऑलवेज अवेलेबल इन द व्हाट्सएप ग्रुप ऑल्सो, आप उसमें भी अपना क्वेरी पुट इन कर सकते हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड फॉर टूडेज क्लास। Now you can put up your queries in the chat box so that I should answer your queries now. Okay, so fine, not an issue, not an issue. Rank and VLOOKUP. So let me tell you rank first. Suppose I'm having this data. This is my data. These are my roll number and this is my height. Height, marks, weight कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब मैं स्टूडेंट्स को एज पर देयर हाइट्स रैंक असाइन करना चाहता हूं। आप अगर इसको देखेंगे मैनुअली, आप देखेंगे, ठीक है, तो आपको समझ आ रहा होगा इसके अंदर। लेटर से मैं कुछ वैल्यूज को इसके अंदर पर्टिकुलरली चेंज कर देता हूं जस्ट फॉर दी बेटर एंड इजी अंडरस्टैंडिंग। तो आप देखिए इसमें सबसे छोटा जो वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ हाइट, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू इज 110। ठीक है, तो अगर मैं इसको टॉप टू बॉटम रैंक दूंगा तो ये सबसे बॉटम रैंक पे आएगा, और जो हाईएस्ट वैल्यू है दैट इज 128। तो 128 शुड बी गिवन एज रैंक फर्स्ट। ठीक है, तो छोटा डेटाबेस है, मैं इसको मैनुअली भी कर सकता हूं, बट लार्ज डेटाबेस में आई कैन अप्लाई अ फंक्शन। सो व्हाट इज द फंक्शन नेम इज रैंक। So is equal to, now where I want the rank should come, I want कि रैंक जो है वो इसके एडजेसेंट कॉलम में आ जाए। तो मैं एक हेडिंग बना देता हूं रैंक। ठीक है, एक हेडिंग मैंने बना दी है रैंक। अब मुझे चाहिए कि जो रैंक्स हैं वो इनके एडजेसेंट मुझे शो हो। इज इक्वल टू रैंक फंक्शन, ओपन द ब्रैकेट, इट विल आस्क यू फॉर 3 थिंग्स, नंबर, रेफरेंस एंड ऑर्डर। Got it?
So which number you want to rank? I want to rank this height. ठीक है, कॉमा. अब इस, क्योंकि रैंक एक रिलेटिव नंबर है, ठीक है, मैं मेरी क्लास में कहां स्टैंड करता हूं. तो सपोज अगर मुझे मेरी क्लास में रैंक को चेक करना है, तो फॉर मी द रेफरेंस इज द क्लास. हाइट्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स अवेलेबल or are studying in my class. So reference is this entire column. To select the range, comma. Now it will ask you for the order. In which order you want to have your ranks, descending or ascending. Okay. तो 111 डिसेंडिंग ऑर्डर में कहां स्टैंड करता है या असेंडिंग ऑर्डर में कहां स्टैंड करता है. तो लेट मी सी, मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में चाहता हूं. में आपको मेंशन कर रहा है कि टेक 0 फॉर डिसेंडिंग ऑर्डर एंड टेक 1 फॉर असेंडिंग ऑर्डर. सो लेट अस से आई एम टेकिंग 1. सो एंटर. तो गाइस, एज पर हिम 111 इज द रैंक 2. ऑब्वियस है, बिकॉज 110 रैंक 1 आएगा ना असेंडिंग ऑर्डर में. ठीक है. अब मैं चाहता हूं कि ये इसी तरह से बाकी सब हाइट्स के लिए भी मुझे उनकी रैंक्स, उनके एडजेसेंट शो करे. हाउ कैन आई डू दैट कि वो उनके एडजेसेंट वो रैंक्स शो करे. मैं सिंपली इस फॉर्मूला को कॉपी कर लूं नीचे, लेकिन ऑटोफिल फंक्शन ध्यान रखना. ऑटोफिल फंक्शन क्या है कि जैसे ही मैं इसको कॉपी करूंगा, वो इसको भी करस्पॉन्डिंगली चेंज कर देगा, I14 को भी, और जो रेंज है इसको भी करस्पॉन्डिंगली चेंज कर देगा. बट व्हाट आई वांट कि जो रेंज है वो सेम रहे. तो मैं क्या करता हूं, मैं रेंज को फ्रीज कर देता हूं. जस्ट सेलेक्ट द रेंज, प्रेस द F4 फंक्शन, F4 की. आप देखिए डॉलर साइन इनबिल्ट हो जाता है एंड एंटर. अब क्या हुआ, लुक इन द फॉर्मूला बार. मैंने उसको बोला I14 को मैं फ्रीज नहीं कर रहा हूं. एज यू मूव डाउन, आप I14 को I15, I16, I17 करते जाना, क्योंकि तब मुझे इसका रैंक चाहिए होगा, फिर मुझे इसका रैंक चाहिए होगा, सॉरी इसका. बट फॉर द रैंक आई वांट द रेफरेंस शुड बी सेम, द क्लास शुड बी सेम. इसलिए मैंने उसको फ्रीज कर दिया. रिमेनिंग थिंग्स विल रिमेन सेम. एंड लुक हियर, ये आपकी रैंक्स आ गई कि 1110 आपका रैंक 1 है, 111 आपका रैंक 2 है. सिमिलरली द हाईएस्ट रैंक इज 128, हैविंग अ रैंक वैल्यू एज 8. ठीक है. अब ये बड़ा अजीब लग रहा है देखने में, रैंक्स ऊपर नीचे नजर आ रही है. सपोज आप पूरे डेटा को सॉर्ट करना चाहते हो एज पर योर रैंक, यू कैन डू दैट. सेलेक्ट द डेटा. हमने डेटा के अंदर एक फंक्शन पढ़ा था, फिल्टर एंड सॉर्टिंग. तो सॉर्टिंग में जाते हैं. सॉर्टिंग में हम गए, हम किसके हिसाब से सॉर्ट करना चाहते हैं, रैंक के हिसाब से. सो लेट अस से रैंक स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, यस, ओके. सो सी, उसने पूरे डेटा को सॉर्ट कर दिया एज पर द रैंक. अब जिसको हमने रैंक 1 दिया था, इट इज कमिंग एट द टॉप. ठीक है. तो मैं इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकता हूं. रैंक मेरी चॉइस है कि मैं लोएस्ट नंबर को रैंक 1 दूंगा और हाईएस्ट नंबर को हाईएस्ट रैंक वैल्यू दूंगा. ये ऑपोजिट भी हो सकता है कि मैं 128 को रैंक 1 दूंगा. ठीक है. वो तो मैंने जो डिजाइन किया था ऑर्डर, वो तो उस पे था ना. देखिए मैंने यहां 1 लिया था. 1 स्टैंड्स फॉर असेंडिंग ऑर्डर. लेट्स टेक इट 0. ये 8 हो गया. जैसे ही मैंने फॉर्मूला कॉपी किया, देखिए रैंक्स आपके चेंज हो गए. ठीक है. मैं फिर से इसको सॉर्ट कर देता हूं. मैं चाहता हूं कि जो रैंक 1 है वो सबसे ऊपर नजर आए. सॉर्ट एज पर द रैंक. ठीक है. लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, सॉरी स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट. ठीक है. सो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट. सो सी, अब रैंक 1 सबसे ऊपर आ रही है और करस्पॉन्डिंगली रोल नंबर भी उसके साथ मूव कर रहा है. तो अनूप जी और मैं एक बात हमेशा बोलते हैं अपने एक्सेल ट्रेनिंग सेशंस में, guys, you have to practice these things. Bring out your imagination in this and practice these things. This will make you more comfortable with this application. So that is required, which you have to do. Now coming back to the VLOOKUP function, guys, VLOOKUP ना हमें क्या करता है, हमें डेटा को कोलेट करने में हेल्प करता है. ठीक है.
सपोज करो एक स्टूडेंट का डेटाबेस है किसी स्कूल के अंदर, ठीक है। अब चलिए मैं थोड़ा सा लेता हूं 5 मिनट, मैं आपको समझाता हूं। मैं एक वर्कशीट इंसर्ट करता हूं और मैं इसको एक रीनेम करता हूं, लेट अस से पर्सनल डेटाबेस, ठीक है। पर्सनल डेटाबेस, ठीक है। एक शीट में और बना लेता हूं, एकेडमिक परफॉर्मेंस। So let me rename it with the name academic performance. एक अनदर शीट है, उसके अंदर मैंने अटेंडेंस रिकॉर्ड रखा हुआ है मेरे क्लास के स्टूडेंट्स का, ठीक है। सो लेट अस से दीज आर माय स्टूडेंट्स, तो ये उनके रोल नंबर्स हैं। अब देखिए पर्सनल डेटाबेस के अंदर लॉजिकली आप क्या सेव करोगे, दीज आर माय रोल नंबर्स। ऑब्वियस सी बात है पर्सनल डिटेल्स के अंदर आप सेव करोगे उनके नेम्स, ठीक है, उनके लेट अस से फादर्स नेम, ठीक है, टू सम एक्सटेंट लेट अस से मदर्स नेम, देयर एड्रेस, देयर पेरेंट्स ईमेल आईडी और मदर्स ईमेल आईडी लाइक एनीबडीज मेल आईडी एंड कॉन्टैक्ट नंबर लेट अस से। सो पर्सनल डेटाबेस के अंदर मैं इस तरह से एक डिटेल्स अपने स्टूडेंट्स की सेव करके रखूंगा, ठीक है। अब जो टीचर्स हैं उनको इससे कोई मतलब नहीं है, जो मेरे क्लास कोऑर्डिनेटर हैं उनको मेरे डिटेल्स चाहिए। एकेडमिक परफॉर्मेंस के अंदर मैं क्या करूंगा, एकेडमिक परफॉर्मेंस के अंदर मैं इन्हीं स्टूडेंट्स की एकेडमिक परफॉर्मेंस को सेव करके रखूंगा। So let us say their marks in subject 1, subject 2 and subject 3, ठीक है। तो ये उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस यहाँ पे सेव रहेगी इस शीट के अंदर। अटेंडेंस के अंदर ऑब्वियस ही बात है उनका अटेंडेंस का रिकॉर्ड रहेगा। So here are their attendance records, let us say attendance percentage, ठीक है। तो मेरे पास 3 शीट्स के अंदर डेटा अवेलेबल है। अब मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि ये सारा डेटा एक साथ कोलेट होके नजर आए। अब सपोज इन अ पेरेंट्स टीचर मीटिंग, पेरेंट्स ऑफ वन ऑफ माय स्टूडेंट्स और लेटर से सबके विजिट कर रहे हैं, बट मैं क्या चाहता हूं, अब मैं बार बार इन 3 डिफरेंट शीट्स को ओपन करके नहीं देखना चाहता। मैं ये चाहता हूं कि मेरे पास जो डेटा हो वो एक समरी की फॉर्म में अवेलेबल हो, ठीक है। सो लेट अस से मैं एक नई शीट मेंटेन करता हूं पीटीएम के नाम से। आई वांट कि जो स्टूडेंट की डिटेल्स हैं वो मेरे पास यहाँ पे पीटीएम वाले फोल्डर्स में आ जाएं। सो व्हाट ऑल आई डिटेल्स आई वांट, लेट अस से in a parents teacher meeting I want this data to be handy with me: roll number, name, the marks in subject 1, subject 2, subject 3 and their attendance. Got it? So what I want कि जब भी स्टूडेंट्स के पेरेंट विजिट कर रहे हैं मुझे, तो ये शीट मैं ओपन करूं और मैं बता दूं कि ये स्टूडेंट का नाम है, ये उसके सब्जेक्ट 1 का स्कोर, सब्जेक्ट 2 का स्कोर, सब्जेक्ट 3 का स्कोर और ये अटेंडेंस। एंड रिमेंबर गाइस, मेरे पास ये इंफॉर्मेशन नॉर्मली 3 डिफरेंट शीट्स में अवेलेबल है, ठीक है। तो लेट अस से नेम इज अभिषेक बच्चन, फाइन, और सिंपल नेम रख लेते हैं अभिषेक। Amitabh, the mother's name is Jaya, address is, let us say, ABC, email is, again, let us say, ABC again, okay? Contact number is something, 1, 2, 3. Other student is, let us say, Ranbir, the father name is Rishi, the mother's name is Neetu, the address is DEF, the mail ID is DEF, the number is
456 और 465। तो सिमिलरली ये डेटाबेस होगा मेरे पास। एकेडमिक परफॉर्मेंस के अंदर हम जाते हैं तो लेटर से मार्क्स उनके फर्स्ट सब्जेक्ट में आए 87, देन 76, देन 85। जो सेकंड स्टूडेंट है हिज स्कोर इज 90, 95 एंड लेटर से 89। ठीक है, ये स्कोर अवेलेबल है मेरे पास। अटेंडेंस में लेटर से हम इसको परसेंटेज में ले लेते हैं। सो लेटर से अटेंडेंस में उनकी परसेंट जो है अटेंडेंस 78% है, इनकी 89% है। अब मैं चाहता हूं कि जब मैं पीटीएम में जाऊं तो मेरे पास ये इंफॉर्मेशन एक ही शीट में अवेलेबल हो। आई कैन अप्लाई द वी लुकअप फॉर्मूला है। ठीक है, इज इक्वल टू नेम में वी लुकअप, open the bracket, what you want to look up, the roll number, the table array, like where you want to see this roll number. For name, I want to see this here in the personal database. Go to the personal database, select this table, this complete table. ठीक है, ताकि इन फ्यूचर अगर आप चाहो तो आप कुछ भी ले पाओगे। Select this table, then put up a comma. You want to have a name. ठीक है, तो आप देखिए नेम, अब रोल नंबर को वो सीरियल नंबर 1 असाइन कर देगा डिफॉल्ट, नेम को सीरियल नंबर 2, फादर नेम को सीरियल नंबर 3, मदर नेम को 4, एड्रेस को 5। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए नंबर 2, देन कॉमा 0 बिकॉज आई एम लुकिंग फॉर एन एग्जैक्ट मैच एंड एंटर। तो आप देखिए पर्सनल डेटाबेस के अंदर ऑटोमेटिकली मेरे पास नाम आ गया अभिषेक का। अब मुझे इसके मार्क्स चाहिए, तो इज इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट अगेन। वन थिंग इज कॉमन इन ऑल द 3 शीट्स इज द रोल नंबर। गो टू द एकेडमिक परफॉर्मेंस, सेलेक्ट द टेबल like this, then in the formula comma again the subject 1 is available in serial number 2, comma 0 for the exact match, enter। तो आप देखिए 87 इसके मार्क्स आ गए यहां पे। ठीक है, अब मैं इसी फॉर्मूला को कॉपी करके यहां पे पेस्ट कर देता हूं। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं इसको पेस्ट करता हूं क्या करता है, रेंजेस को भी चेंज कर देता है। तो या तो मैं रेंजेस को फ्रीज करूं और या फिर मैं वापस से इंडिविजुअली वी लुकअप का फॉर्मूला लगाऊं। तो इनिशियली आई वुड एडवाइज यू टू अप्लाई दिस वी लुकअप फॉर्मूला अगेन एंड अगेन। देन जैसे ही आपका थोड़ा कंफर्ट आ जाएगा इसके अंदर, आप एरेज को समझना शुरू कर देंगे, देन आप फ्रीज कर सकते हैं। नाउ दिस टाइम आई वांट टू हैव अ मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट 2। नाउ सब्जेक्ट 2 इज aligned at the 3rd position. First is roll number, second is subject 1, then 3rd is subject 2. So give the column index number is 3, then comma 0 for the exact match and enter. So it is 76 now. Again, we look up. So you want to see the roll number, comma, academic performance. So this is the beautiful aspect of VLOOKUP, wherein you can see this data. Now subject 3 is at the column number 4. Okay, something went wrong in this. Fine, so 85. The beautiful part is once you change the data, suppose subject 3 teacher came to me in front of our PTM, she said कि सर ये मार्क्स ना गलत हो गए हैं अभिषेक के, ये 85 नहीं है, ये लेटर से 58 है। So once you change this data here, ठीक है, आपका जो PTM वाला शीट है ये यहाँ पे भी मॉडिफाई हो गया, ये 58 हो गया। गेटिंग इट? तो वी लुकअप का जो एडवांटेज है वो यही है कि मैं मेरे डेटा को कोलेट कर सकता हूं, एंड कोलेशन इज ओनली पॉसिबल इफ वी आर गोइंग टू हैव वन फील्ड एज अ कॉमन फील्ड, क्योंकि उनके बीच में कोई लिंक तो होना चाहिए ना। कोई लिंक नहीं होगा तो फिर वो कैसे काम करेगा। सो रोल नंबर इज द कॉमन लिंक इन बिटवीन। सो आई बिलीव नाउ एवरीबडी मस्ट बी क्लियर विद दिस वी लुकअप, बट इफ स्टिल यू हैव डाउट्स, आप इसे प्रैक्टिस करिए। हम कल की क्लास में भी आपके
और जैसा कि मैंने आपको बताया दैट वी विल हैव अ कपल ऑफ मोर सेशंस एज वेल, जिसके अंदर हम कुछ एप्लीकेशंस परफॉर्म करेंगे यूजिंग ऑल द फंक्शनैलिटी व्हिच वी हैव डिस्कस्ड विद यू इन दिस वीक, और कल भी अभी हमको डिस्कस करेंगे चार्ट्स एंड ऑल. तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग, VLOOKUP, pivot, formulas and functions, we will apply all those simultaneously and perform some applications कि कैसे आप अपने डेटा सेट के साथ क्या क्या मल्टीपल चीजें आप कर सकते हैं. So that's it from my side. I'm going to share this sheet with you for your practice per se, and you can practice accordingly. Thank you very much.